To give an edge to your preparation by consolidating your current affairs, join our Mission UPSC 2022 course. In this course, aspirants will get subject-wise weekly current affairs with each class covering all major newspapers and magazines. Plus, students will get practice questions for prelims as well as mains. The subjects are segregated to give structure to your preparation. So on Mondays, you'll be getting science and technology related current affairs. On Tuesdays, you'll be getting economy related current affairs. On Wednesday, you'll get international relations and security. Thursday would be geography and environment. Friday would be polity and governance. And on Saturdays, you'll be getting social issues related current affairs. This course also includes subject-specific consolidated PDFs with every lecture. Also, you'll be getting full-length fortnightly test series for prelims as well as mains. The mains test series also includes regular answer evaluation by expert faculty. You'll also be getting regularly weekly live mentorship sessions in which you'll interact with our expert faculty. Give an edge to your preparation by joining this course. Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to this video in which we will cover the weekly current affairs of social issues which are from 6th of November to 12th of November. चाहे इसमें कोई भी टॉपिक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हो, चाहे वो मेंस पर्सपेक्टिव से हो, हम कोशिश करेंगे कि कोई भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन या फिर एनालिटिकल पार्ट जो है किसी भी टॉपिक का वो ना रह जाए। तो जैसे हम डिस्कशन करेंगे हर टॉपिक की मेंस पर्सपेक्टिव के तरीके से भी और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के तरीके से भी, पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग आज कवर करेंगे। द टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव। बेसिकली नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा इनिशिएटिव जो कि कई सारे जो विलेजेस हैं उनको हम लोग न्यूट्रिशनली स्मार्ट बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, लोगों में अवेयरनेस जनरेट करेंगे या फिर कई सारे जो न्यूट्री गार्डन्स हैं उनको हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो क्या चीज़ें हमारी रहेंगी, क्या स्ट्रैटेजीज हमारी रहेंगी, क्या प्रोसीजर्स हमारे रहेंगे, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये रिसेंटली जो इनिशिएटिव है इट वाज लॉन्च्ड एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि अपने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को दर्शाता है। तो इसी तर्ज पर ये इनिशिएटिव भी शुरू किया गया है। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसके क्या फ़ायदे होंगे और ये जो इनिशिएटिव है वो किस तरीके से इंडिया में न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेगा और किस तरीके से लोगों में, हर तरीके के लोगों में, चाहे वो रिमोट एरियाज़ में रहते हों, चाहे वो रूरल एरियाज़ में रहते हों, सभी तक न्यूट्रिशनल कैपेसिटीज़ हम लोग पहुँचाएंगे। ये हमें देखना है। सेकेंड हम देखेंगे न्यू ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली ऐसे लोगों के लिए विच हैव द हियरिंग इम्पेयर्डनेस। तो जितने भी टीवी शोज हैं, चाहे मूवीज हैं, चाहे कोई भी कंटेंट है जो कि टीवी पर आ रहा है, अगर कोई कंटेंट शो हो रहा है जो लोग सुन नहीं सकते, उनके लिए आपको क्लोज कैप्शनिंग, ओपन कैप्शनिंग और जो है साइन लैंग्वेज के थ्रू उनको चीज़ें बतानी है। तो ये जो है हर टीवी चैनल्स के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ये किस तरीके से काम करेगा और कौन कौन से इनिशिएटिव हैं विच have already been taken by the government for the development of disabled people। तो वो हम कैंपेन्स भी करेंगे, वो हम लोग इनिशिएटिव्स भी करेंगे। नेक्स्ट हम लोग करेंगे ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। अब इंडेक्स है तो इसमें इंडेक्स कौन रिलीज करता है ये हमें जानना है, इंडिया का रैंक कितना है और जो रैंकिंग प्रोसीजर है वो किन डायमेंशंस पर, किन पैरामीटर्स पर बेस्ड होगा वो भी हमें जानना है। ये जो इंडेक्स है बेसिकली ये नाम से ही वैसे ही क्लियर है कि पूरे वर्ल्ड में टोटल 30 कंट्रीज़ का ये इंडेक्स रिलीज किया गया है कि उस कंट्री में जो ड्रग अब्यूज़ है उसको रोकने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज़ को लॉन्च किया गया है और कितने इफ़ेक्टिवली उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो वो कुछ 5 डायमेंशंस है जिनके ऊपर किसी भी कंट्री को रैंक प्रोवाइड किया गया है। This index is recently been released by the Harm Reduction Consortium.
Harm Reduction Consortium, which is a group of many organizations, many रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जो कि ये बता रही हैं कि पूरे वर्ल्ड में 30 कंट्रीज़ में अभी के लिए ड्रग पॉलिसीज़ किस तरीके से इम्प्लीमेंटेड हैं और क्या इसमें कमियां हैं जो कि हम पूरी कर सकते हैं टू प्रिवेंट द ड्रग अब्यूज़ इन फ्यूचर. That we'll see. Next we'll cover Haryana State Employment of Local Candidates Act 2020. This act has already been passed by the Haryana Legislative Assembly. अब ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज इट इज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द 5th of January 2022. It is to be implemented by this date. We'll cover what are the basic provisions of this act and what are the concerns associated with this issue and why these kind of initiatives are being taken by the different state governments and what can be the way forward and suggestions for these kind of acts. तो ये हम लोग कवर करेंगे टोटल 4 टॉपिक्स रिगार्डिंग दी सोशल इश्यूज. चलो तो शुरू करेंगे अपने पहले टॉपिक के साथ में. फर्स्ट इज न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव. जैसा कि हम लोगों ने भी डिस्कस भी किया है कि इट हैज़ बीन द पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव विच इज़ टू सेलिब्रेट द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. और ये जो इनिशिएटिव है ये जो पहले ही हम लोगों ने पोषण अभियान लॉन्च किया था, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो हम लोगों ने लॉन्च किया था, उसको कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथन अप भी करेगा क्योंकि दोनों का ही जो फोकस है वो यही है कि इंडिया में न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिशनल अफोर्डेबिलिटी को इंश्योर करना. अगर हम इस इनिशिएटिव की बात करें कि इसकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, ये इनिशिएटिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टोटल 75 विलेजेस को अडॉप्ट करेंगे और वो ऐसे विलेजेस होंगे जहां पर न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटीज़ नहीं है. तो 75 विलेजेस को हम अडॉप्ट करेंगे, उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस जनरेट करवाएंगे और डिफरेंट और चीज़ें भी करेंगे जिससे कि वहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नरिश्ड हो सके. ठीक है, तो टोटल कितने हैं आपके 75 विलेजेस को अडॉप्ट करना है एंड ट्रांसफॉर्म करना है. और ये 75 विलेजेस कौन से होंगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट सेंटर्स एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर विमेन इन एग्रीकल्चर. कई बार ना क्वेश्चन आ जाता है कि ये रिसेंटली इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, बताओ इसमें जो 75 विलेजेस हैं वो कौन अडॉप्ट करेगा. नीति आयोग करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करेगा, मिनिस्ट्री या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करेगा, PMO करेगा या नन ऑफ दी अबव. तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ध्यान रखना कि इन विलेजेस को अडॉप्ट करने का जो प्रोसीजर है दैट इज़ टू बी अडॉप्टेड बाय दीज AICRP सेंटर्स एंड ICAR CIWA. तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है आपका. नेक्स्ट है व्हाट वुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव. ऑब्जेक्टिव क्या है, करना क्या चाह रहे हैं हम. करना चाह रहे हैं फर्स्ट टू प्रमोट द न्यूट्रिशनल अवेयरनेस. लोगों को ये बताना कि इस फूड में कितना न्यूट्रिशन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कितनी अमाउंट है, इसमें प्रोटीन कितनी अमाउंट में है, इसमें फैट कितनी अमाउंट में है ना. तो ये सारी जो अवेयरनेस है ये लोगों को पता होनी चाहिए ताकि बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स भी पूरी होती रहें हर पूरे दिन, कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहे. तो जब तक लोगों को ये चीज़ पता नहीं लगेगी तब तक लोगों की जो डाइट है वो डाइवर्सिफाइड नहीं होगी. लोग एक ही तरीके की डाइट खाते रहेंगे और बॉडी में या तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी या फिर कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाएगी या फैट या फिर ऑयल की कमी हो जाएगी. तो ये एक हमारा ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट द न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, एजुकेशन एंड बिहेवियरल चेंजेस. लोगों को बता तो दिया आप लोगों ने, बट अब लोगों को अपने अंदर वो चीज़ इनकलकेट भी तो करनी पड़ेगी कि हाँ चीज़ें पता हैं. अब वो अपनी डाइट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डिफरेंट और चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं. और साथ में ये फोकस मेनली है इन द रूरल एरियाज विच इन्वॉल्व फार्म विमेन एंड स्कूल चिल्ड्रन. जो फोकस रहेगा वो एक तो विमेन पर रहेगा बिकॉज इंडिया में जो विमेन है दोज आर मोर अनीमिक दैन मेन. तो आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है विमेन में, जो प्रोटीन है उसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है. तो इसीलिए उनको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, स्कूल चिल्ड्रन को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं बिकॉज दोज आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया.
है ना। तो जो बच्चों में अगर स्टार्टिंग में ही, एडोलेसेंट एज में ही न्यूट्रिशनल कैपेसिटीज ना जनरेट हो पाए तो फिर पूरी जो लाइफ है वो भी डिजीज प्रोन ही गुजरती है। इसीलिए फोकस यहाँ पर विमेन और चिल्ड्रन पर किया गया है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है आपका टू हार्नेस द ट्रेडिशनल नॉलेज थ्रू द लोकल रेसिपी टू ओवरकम मैल न्यूट्रिशन। जो हमारे पुराने ज़माने के लोग थे वो अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करके रखते थे। जो ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें वो लोग खाते थे। तो जो वहाँ की लोकल रेसिपीज़ हैं, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको हम दोबारा से रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो लोग हैं वो अपने जो पूर्वज है उनकी ही लाइफस्टाइल को दोबारा से अडॉप्ट करें और अपनी जो बॉडी है उसमें न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी इंश्योर करें। तो एक तो ये चीज़ है हमारे लिए। एंड लास्ट इज द इम्प्लीमेंटिंग न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर, चाहे वो होमस्टेड एग्रीकल्चर हो या फिर न्यूट्री गार्डन्स हो। जैसे हम लोगों ने मिड डे मील स्कीम में भी डिस्कस किया था कि एक तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है और साथ में ये भी है कि हर स्कूल में एक न्यूट्री गार्डन लगाया जाएगा जहाँ पर जो ट्रेडिशनल नॉलेज वाली रेसिपीज़ हैं वो लगाई जाएंगी, है ना। तो चाहे होमस्टेड एग्रीकल्चर हो चाहे न्यूट्री गार्डन्स हो, न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर होना चाहिए। ये पता हो कि सिर्फ और सिर्फ वीट बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, वीट के अलावा राइस भी ज़रूरी है, पल्सेस भी ज़रूरी हैं, आपके जो और मिलेट्स हैं वो भी ज़रूरी हैं। तो अगर आप इनको नहीं लगाएंगे क्रॉप्स को तो ये अवेलेबल नहीं होंगी मार्केट में। तो इसीलिए जो एग्रीकल्चर होना चाहिए दैट शुड बी दी न्यूट्रिशन सेंसिटिव, जो कि लोगों की न्यूट्रिशनल कैपेसिटीज़ का ध्यान रख के उगाई जा रही हैं क्रॉप्स, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव है आपके पूरे इस न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव का। ऐसे विलेजेस जो कि अभी पिछड़े हुए हैं इन द न्यूट्रिशन, उनको हमें स्मार्ट करना है बाय डूइंग दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। ये अपने को क्लियर है कितने विलेजेस अडॉप्ट करने हैं, कौन अडॉप्ट करेगा, तो ये चीज़ें भी थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे हमने बात करी कि इट विल स्ट्रेंथन अप द पोषण अभियान, तो हल्का सा देख लेते हैं व्हाट डू वी मीन बाय द पोषण अभियान। जब भी न्यूट्रिशन का कोई टॉपिक न्यूज़ में आता है ना, तो हमेशा पोषण अभियान या फिर कोई और मिशन जो हम लोग न्यूट्रिशन के लिए चलाया है वो काफ़ी न्यूज़ में भी रह जाता है। तो पोषण अभियान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है। तो जब भी न्यूट्रिशन की न्यूज़ आए आपने इसको ज़रूर कवर करना है। अगर हम पोषण अभियान की बात करें तो बेसिक जो फीचर्स हैं उसके यही हैं कि इसको हम लोग नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जानते हैं। ये लॉन्च किया था हम लोगों ने 8 मार्च 2018 ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे। तो हल्की सी ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हल्की सी आप याद कर लेना। ये जो चीज़ है ना, ये ऑब्जेक्टिव्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग दी पोषण अभियान। जैसे कि अगर हम बात करें कि इसका जो टारगेट है वो है इंडिया में स्टंटिंग को कम करना, अंडर न्यूट्रिशन को कम करना, अनीमिया को कम करना, और ये किस में कम करना है, बेसिकली आपको यंग चिल्ड्रन, विमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स। तो स्टंटिंग बेसिकली जहाँ पर आपकी जो हाइट है आपकी एज के हिसाब से नहीं बढ़ रही है, अंडर न्यूट्रिशन जहाँ पर आपकी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, अनीमिया जहाँ पर आपकी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है। तो ये सब चीज़ें आपको कम करनी है बाय 2% पर एनम। हर साल 2% की कमी तो कम से कम आनी चाहिए। अगर आज 2021 में टोटल नंबर ऑफ विमेन, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स 100 हैं जो कि अनीमिक हैं, तो 2022 आते आते वो कितने हो जाएं, 98। 2023 जब आएगा तो आपका 96। तो बाय 2% जो है हमें इसको कम करना है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ऐसे ही जो अंडर न्यूट्रिशन है वो भी 2% पर एनम है, जो अनीमिया है वो है आपका 3% पर एनम, और जो फोर्थ है ये है आपका रिड्यूस लो बर्थ वेट। जैसे जो बच्चे पैदा होते हैं उनका कई बार जो वेट है वो काफ़ी कम होता है, तो इसका मतलब उनकी बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो भी ढंग से डेवलप नहीं हो पाती। इसीलिए लो बर्थ वेट को रिड्यूस करना है हमें, और वो हम कैसे करेंगे, बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटीज़ टू दी मदर, है ना। मदर हेल्दी होगी तो बच्चा भी हेल्दी होगा, और वो भी हमें क्या करना है, बाय 2% पर एनम रिड्यूस करना है। ठीक है, तो ये आपके 4 टारगेट्स हैं, स्टंटिंग का, अंडर न्यूट्रिशन का, अनीमिया का और लो बर्थ वेट का, बाय 2%, बाय 2%, बाय 3% एंड बाय 2% पर एनम। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है।
नेक्स्ट है आपका कि जो 0 to 6 ईयर के बच्चे हैं उनके लिए भी स्टंटिंग के लिए टारगेट हम लोगों ने अचीव करना है। जो स्टंटिंग वाला ये 2% था, बाय 2%, ये तो था आपके उसके लिए यंग चिल्ड्रन, विमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए। अगर हम बच्चों की बात करें, 0 to 6 ईयर्स की बात करें, तो इसमें टारगेट है हमारा टू ब्रिंग डाउन स्टंटिंग अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम 38.4% टू 25% बाय 2022। अभी अगर इंडिया में टोटल 100 चिल्ड्रन में से 38.4% स्टंटेड हैं, तो उसको हमें कितना करना है 2022 तक 25%, अराउंड 13% जो है हमें कम करना है ना। तो ये टारगेट जो है पोषण अभियान के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन पर स्टेटमेंट्स आते हैं, इन पर क्वेश्चंस बनते हैं, तो इनको आप ध्यान में रखेंगे। चाहे इस पर आपका सीधा MCQs बन जाए कि बताओ कि अंडर न्यूट्रिशन जो है वो कितने % कम करना है पर एनम, या फिर स्टेटमेंट वाइज आ जाए पूरा का पूरा ही, स्टंटिंग भी आ जाए, अंडर न्यूट्रिशन भी आ जाए, अनीमिया भी आ जाए और लो बर्थ वेट भी आ जाए, है ना। तो किसी फॉर्म में आ जाए, आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो ये है पोषण अभियान। नेक्स्ट हम लोगों ने अभी रिसेंटली ही यूनियन बजट जो 2021 में रिलीज़ किया गया था, उसमें पोषण 2.0 को भी रिलीज़ करने की बात की गई थी। इसको भी लॉन्च करने के लिए बोला गया था। इसमें हल्का सा फ़र्क ये है पोषण 2.0 में कि ज़्यादा जो फोकस रहेगा, द फोकस वुड बी ऑन दी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। टोटल है इंडिया में ये 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जैसे हम लोग हर सितंबर का जो मंथ है, हम लोग मनाते हैं नेशनल न्यूट्रिशन मंथ फ्रॉम 1 सितंबर 2021। इस मंथ में हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में एक न एक पोषण वाटिका ज़रूर लगनी चाहिए, और वो भी पोषण वाटिका मेनली बेसिकली स्कूल्स में लगनी चाहिए कि ऐसी वहाँ पर क्रॉप्स लगाई जाएं, ऐसी चीज़ें की जाएं कि जो कि खास करके लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। पोषण 2.0 में फोकस वुड बी मोर ऑन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड every district should have established the पोषण वाटिका। इसको हम कहते भी क्या है, न्यूट्रिशन गार्डन्स भी कह देते हैं। तो पोषण अभियान, पोषण 2.0, न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव, तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इनको इंटरकनेक्टेड तरीके से ही पढ़ेंगे क्योंकि तीनों का फोकस सेम है, टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल लेवल्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये अपने को क्लियर है। नेक्स्ट है, अगर हम देखें कि इतने सारे जो इनिशिएटिव चल रहे हैं, न्यूट्रिशन मंथ भी आ गया है, न्यूट्रिशन मिशन भी है, एक नया न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव भी आ गया है, तो ये सब चीज़ें लेकर आने की ज़रूरत क्यों है? व्हाट इज़ द सिनेरियो ऑफ मैल न्यूट्रिशन इन इंडिया? इंडिया में मैल न्यूट्रिशन की दोनों ही जो फैसेट्स होते हैं ना, ओवर न्यूट्रिशन जहाँ पर ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, और अंडर न्यूट्रिशन जहाँ पर लोग जो बच्चे हैं वो स्टंटेड भी हैं, वेस्टेड भी हैं और उनका लो बर्थ वेट भी है। दोनों ही जो फैसेट्स हैं मैल न्यूट्रिशन के वो इंडिया में प्रेजेंट है। तो सिनेरियो अगर हम देखें कि हमारे पास फैक्ट्स क्या हैं ये प्रूफ करने के लिए, तो फर्स्ट प्रूफ है हमारे पास द ग्लोबल हंगर इंडेक्स विच इज रिलीज्ड बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। है ना। तो ये दोनों का जॉइंट कोलैबोरेशन जो है हर साल निकालता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसके जो 4 पैरामीटर्स हैं वो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। इसका है चाइल्ड स्टंटिंग, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो ऐसे बच्चे जिनकी एज 5 ईयर्स से कम है, अगर वो स्टंटेड ज़्यादा हैं, वेस्टेड ज़्यादा है, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है या अंडर नरिश्ड है, तो इंडिया का जो रैंक है वो काफ़ी पीछे आएगा। और इस साल जो इंडिया का रैंक है वो रहा है 101 आउट ऑफ 116 कंट्रीज़। इंडिया से सिर्फ 15 कंट्रीज़ पीछे हैं जो कि मेनली अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक चिंताजनक विषय है। तो इसीलिए एक तो ये हमारे पास डेटा है कि यस, इंडिया में जो मैल न्यूट्रिशन है वो ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादा बड़े लेवल पर फोकस करके हमें डिफरेंट इनिशिएटिव्स को इम्प्लीमेंट करना है। पहला फैक्ट ये। दूसरा ये है कि द बेन ऑफ चाइल्ड एंड मटरनल मैल न्यूट्रिशन, चाइल्ड प्लस मदर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
15% ऑफ इंडियाज टोटल डिजीज बर्डन। इंडिया में जितनी भी डिजीजेस कॉज होती हैं मेनली वो होती हैं बिकॉज पीपल आर मैल नरिश्ड, क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी पावर है दैट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। तो इसीलिए जो अगर डिजीजेस ज़्यादा होंगी बिकॉज ऑफ दिस मैल न्यूट्रिशन, तो जो आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर भी ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, है ना। तो स्टेट का भी खर्चा ज़्यादा होगा, लोगों की पॉकेट से भी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा बिकॉज एकदम से डिजीज़ इमरजेंसी रूप में आ जाती है ना। तो ये भी एक चीज़ है। नेक्स्ट फैक्ट ये कहता है कि अभी रिसेंटली नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा आया था 5th वाले राउंड का, टोटल 4 पहले आ चुके, 5th राउंड का भी आया था, जिसमें इन्होंने ये बताया है कि टोटल 22 स्टेट्स इन लोगों ने सर्वे किए और इन्होंने ये देखा कि सिर्फ 9 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने नंबर ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन में डिक्लाइन शो किया है। टोटल 10 स्टेट्स ने वेस्टेड चिल्ड्रन में डिक्लाइन शो किया है और सिर्फ 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अंडर वेट चिल्ड्रन में डिक्लाइन शो किया है। तो इसका मतलब अभी भी बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनको ये टारगेट ऑफ मेकिंग दी पॉपुलेशन नरिश्ड अभी अचीव करना है। तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स भी हमें बताता है, ये हमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे भी बताता है। और NFSH में ही एक और इन्होंने बात बोली थी कि अगर आप किसी भी पर्सन के ऊपर $1 लगाते हैं फॉर हिज और हर हेल्थ, तो अल्टीमेटली उसकी बॉडी में एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो काम करने के लायक ज़्यादा होगा या होगी और वो अपने इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन को इंश्योर करवाएगा और उस वजह से पूरी इकोनॉमी में वो $1 की बजाय कितने रुपीस देगा, 34 to 38 की उसको बेसिकली कमाई करेगा वो। तो अगर आप $1 लगा रहे हैं किसी इंडिविजुअल पर तो पूरे नेशन को 34 रुपीज़ वो कमा कर देगा। तो ये 34 टाइम्स बेसिकली एफिशिएंट है किसी भी पर्सन की हेल्थ पर खर्चा करना, है ना। तो हम ये खर्चा करने के लिए बोल रहे हैं, रिसर्च ने बेसिकली हमें बताया है ये। और साथ में ये भी बताया है कि इंडिया जो है अपनी GDP का हर साल 4% लूज कर देता है बिकॉज यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो एफिशिएंट नहीं है, स्किल्ड तो है बट वो काम नहीं कर पा रही है बिकॉज पॉपुलेशन इज मैल नरिश्ड। और इसी वजह से जो है उनकी 8% ऑफ इट्स प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है ड्यू टू चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लोगों के हेल्थ की बात नहीं रह गई है, लोगों की जो हेल्थ है वो नेशन की इकोनॉमी से जोड़कर भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर लोग स्वस्थ होते तो अल्टीमेटली इंडिया की जो GDP है, इंडिया की जो इनकम है वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती। तो यहाँ पर हेल्थ को हम लोगों ने इकोनॉमी से अटैच किया है और इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं वो इनिशिएटिव चला रहे हैं, इम्प्लीमेंट वो ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल लेवल पर भी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। तो जो न्यूट्रिशन है इसको, मैल न्यूट्रिशन जो है इसको ख़त्म करने के लिए हर लेवल पर चीज़ें इम्प्लीमेंट की जानी चाहिए, तभी जो है डिज़ायर्ड रिजल्ट हम लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हम लोग कह तो रहे हैं कि इंडिया में मैल न्यूट्रिशन ज़्यादा है, बट आपको उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कुछ फैक्ट्स देने पड़ेंगे और फैक्ट्स में आप इनका NFHS का या ग्लोबल हंगर इंडेक्स का या कुछ रिसर्चेज हैं इनका जिक्र कर सकते हैं। अगर मेंस में कोई भी क्वेश्चन मैल न्यूट्रिशन पर आए तो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि यस इंडिया में मैल न्यूट्रिशन है बिकॉज वी नो अब बाय दीज काइंड ऑफ फैक्ट्स। तो ये आपके आंसर को और थोड़ा सा ब्यूटीफाई कर देता है, आपकी स्टेटमेंट्स को जस्टिफाई कर देता है कि आप खुद से कुछ नहीं कह रहे हैं, आपके पास डेटा है अपनी चीज़ों को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है न्यू ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली फॉर द हियरिंग इम्पेयर्डनेस, जिन लोगों को है उनके लिए है। हम देख लेते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये रिलीज किसने किए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। अब देखो जो बेसिकली इसका क्रक्स है, जो थीम है वो यही है कि जब भी टीवी चैनल्स पर कुछ चल रहा होता है ना, सिंपल कोई भी शो आ रहा है, कोई सीरियल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो जो लोग सुन नहीं सकते उनको चीज़ें नहीं पता लगती कि टीवी में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो इसीलिए उनको चीज़ें समझ आए, इसीलिए उनके लिए तो कैप्शनिंग अवेलेबल हो हर टीवी चैनल पर कि जो चीज़ पर्सन बोल रहा है वो नीचे लिखी आ जाए, या फिर थ्रू साइन लैंग्वेज उनको समझाया जाए कि ये पर्सन ये बोल रहा है। तो कुछ भी किया जाए बट उनको एक एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की जाए कि एक्चुअली न्यूज़ में चल क्या रहा है।
है ना, क्योंकि जो सभी चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी, इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी इज़ दी फंडामेंटल राइट फॉर एनी इंडिविजुअल। तो इसी को इंश्योर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने सभी टीवी चैनल्स को, सभी ब्रॉडकास्टर्स को ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि जो भी चीज़ें आप टीवी पर दिखाएंगे वो जो हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं वो भी सुन सकें, साइन या तो साइन लैंग्वेज के थ्रू या कैप्शंस के थ्रू। ये आपको देखना है कि आपने क्या चीज़ चूज़ करनी है। ठीक है, इसमें अगर हम देखें कि कुछ गाइडलाइंस के जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको पता ही है कि इट इज़ इन दी लाइन विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। 1995 में ये एक्ट हम लोगों ने बेसिकली इम्प्लीमेंट किया था, बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए, इसीलिए इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई 2016। क्या अमेंडमेंट्स थी, क्या चीज़ें थी, वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। स्कोप मतलब किस किस के लिए ये गाइडलाइंस ज़रूरी हैं, मैंडेटरी हैं। सभी प्रोग्रामिंग कंटेंट के लिए, चाहे वो म्यूज़िक शोज़ हों, डिबेट्स हों, रियलिटी शोज़ हों, या फिर एड्स हों, या फिर टेली शॉपिंग कंटेंट हो, सबके लिए है। बट कुछ चीज़ें जो हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो आपके लाइव शोज़ हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, चाहे मैचेस वगैरह हैं, म्यूज़िक शोज़ हैं, अवार्ड शोज़ हैं, या फिर लाइव रियलिटी शोज़ हैं, इनको जो है ज़रूरी नहीं है कि ये नीचे कैप्शंस या फिर साइन लैंग्वेज के थ्रू लोगों को बताएं, तो ये एग्जेम्प्टेड हैं। और साथ में वो चैनल्स भी एग्जेम्प्टेड हैं विच हैव लेस देन 1% एवरेज ऑडियंस शेयर फॉर ऑल हाउस होल्ड्स ओवर अ ईयर। जिस चैनल को अगर पूरे हाउस होल्ड्स हम मिला दें जिनके पास टीवी है, अगर उनमें से सिर्फ 1% से कम लोग उस चैनल को देखते हैं, तो उस चैनल के लिए मैंडेटरी नहीं है कि वो हर कंटेंट के नीचे कैप्शंस या फिर साइन लैंग्वेज या फिर फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू चीज़ों को बताएं। तो ये चीज़ें कई बार आ जाती हैं कि बताओ कि सभी के लिए मैंडेटरी है क्या ये। तो पेपर में प्री में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपको एग्जेम्पशंस पता हो, आपको जो टोटल स्कोप है उन स्टैंडर्ड्स का वो पता हो, और जो थीम है, जो क्रक्स है कि ये लेकर क्यों आए गए हैं, वो तो हमें क्लियर रखना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्विसेज कि कैसे प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने बोला है तो कैप्शनिंग, सबटाइटल्स या फिर आपके साइन लैंग्वेजेस एंड फेशियल एक्सप्रेशन ऑल्सो। इसमें ना कई बार ऐसा होता है कि साइन लैंग्वेज का मतलब होता है चीज़ों को हाथों से बताना, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नोटिफाई की गई है कि सिर्फ और सिर्फ हैंड मूवमेंट्स नहीं, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी आपको लोगों को बतानी है चीज़ें, ताकि उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है कि ये सबटाइटल्स, ये कैप्शंस कौन प्रोवाइड करेगा? जिस पर्सन ने कंटेंट बनाया है उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैप्शंस की फॉर्म में उसको बताएगा, और वो टीवी चैनल्स या फिर ब्रॉडकास्टर्स के थ्रू उसको फिर पब्लिश करवाएगा, है ना। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किस पर आती है? ऑन दी क्रिएटर्स ऑफ दी कंटेंट। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है कि टीवी चैनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ब्रॉडकास्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, या केबल ऑपरेटर्स वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ द कंटेंट। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। साथ में अगर ये टॉपिक आया ही है तो साथ में ये भी देख लेते हैं कि व्हाट आर दी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क फॉर डिसेबल्ड पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका आर्टिकल 14 है विच इंश्योर दी राइट टू इक्वालिटी। चाहे कोई भी पर्सन हो, उसको सभी तरीके की इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों को अवेलेबल है वही इन्फॉर्मेशन डिसेबल्ड लोगों को भी मिले, दैट इज दी आर्टिकल 14। तो इसीलिए आर्टिकल 14 के तहत सभी डिसेबल्ड लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइडेड हैं कि दे शुड हैव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ सर्विसेज। सेकेंड है UN कन्वेंशन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। India has already signed this convention. This convention says that accessibility is a human right. आप ह्यूमन हो, सिर्फ इसी वजह से ही आपको एक्सेसिबिलिटी प्राप्त हो जानी चाहिए, और इसके लिए और कोई क्राइटेरिया और कोई पैरामीटर्स नहीं होते। एक्सेसिबिलिटी इज ए ह्यूमन राइट एंड रिक्वायर सिग्नेटरीज टू अडॉप्ट अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इंश्योर एक्सेस बाय पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। जो भी चीज़ें
बाकी लोगों को अवेलेबल हैं वो इनको भी अवेलेबल हो, चाहे इनके लिए रैंप बनाना हो, सीढ़ियों से नहीं चल सकते हो, चाहे वेबसाइट्स आपको ऐसी बनानी पड़े जो कि ब्लाइंड पीपल फ्रेंडली हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको करनी पड़ेंगे बिकॉज यू हैव साइंड दिस कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। और इसी कन्वेंशन को आगे लेकर जाते हुए इंडिया की तरफ से ये जो राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है इसको भी लेकर आया गया था। ये जो कन्वेंशन है ये कब थी? इट केम इनटू फोर्स इन 2007। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी करेंगे। पहले ये देख लेते हैं एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन या फिर सुगम्य भारत अभियान। नाम से ही क्लियर है, एक ऐसा इंडिया जो कि एक्सेसिबल हो सभी लोगों के लिए। इसमें जैसे हमने बात करी थी इंफ्रास्ट्रक्चर की, चाहे वो बस स्टेशंस हों, चाहे आपके रेलवे स्टेशंस हों, चाहे बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या प्राइवेट बिल्डिंग्स, मॉल्स हैं, सिनेमाज हैं, इन सभी में जो डिसेबल्ड लोग हैं वो आराम से जा सकें। इनके लिए वहाँ पर रैम्प्स की भी जो सुविधाएं हैं वो अवेलेबल हो सके। जो भी वेबसाइट्स आप बना रहे हैं दोज वेबसाइट्स शुड बी द ब्लाइंड पीपल फ्रेंडली, है ना। तो चाहे जो बसेस हैं उनमें भी जो है इस तरीके से चीज़ें मिलें कि जो डिसेबल्ड लोग हैं जो कि व्हील चेयर वगैरह पर हैं वो भी इजीली उस पर चढ़ सके। तो ये है आपका एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, जिसमें आपके लोगों जिस डिसेबल्ड लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन की एक्सेसिबिलिटी, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, और या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। जैसे कई सारी चीज़ें हैं जो कि जैसे आरबीआई भी निकालता रहता है। आरबीआई की तरफ से एक मनी ऐप आया था, मनी ऐप बाय आरबीआई, जिसमें इस ऐप के थ्रू ये पता लग जाता था कि जो नोट आपके हाथ में है वो कितने रुपीज़ का नोट है ना। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन ही तो एक तरीके से। तो हर चीज़ की एक्सेसिबिलिटी रहे डिसेबल्ड लोगों को, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो इंफॉर्मेशन है, और चाहे वो कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में ही आपका आ गए टीवी चैनल्स वाले शोज भी, जो कि ये रिसेंट गाइडलाइंस आई है ना। नेक्स्ट है आपका राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। ये एक ऐसा लेजिस्लेशन है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जा चुका है। इसमें कई सारे ऐसे इनिशिएटिव हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। 1995 का जो एक्ट था उसमें टोटल सिर्फ और सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया गया था कि ये दोज विल बी द डिसेबल्ड पीपल, बट अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 21, जिसमें आपके एसिड अटैक विक्टिम्स को भी ऐड कर दिया गया है। जो डिफरेंट थैलेसीमिया, हीमोफीलिया या सिकल सेल डिजीज है उसको भी ऐड कर दिया गया है, दीज काइंड ऑफ ब्लड डिसऑर्डर्स। तो कई सारी डिसेबिलिटीज़ को ऐड कर दिया गया है ताकि लोगों को जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट्स मिल सके। इसमें रिजर्वेशन की बात भी होती है। हायर एजुकेशन में अबाउट 5% का रिजर्वेशन, और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें अराउंड 4% का रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड, है ना। तो ये ज़रूरी है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है कि नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ को बढ़ा दिया गया है, साथ में एसिड अटैक विक्टिम्स को ऐड कर दिया गया है। इसमें जो है इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू टेक मेजर टू इंश्योर दैट द डिसेबल्ड पर्सन्स एंजॉय देयर राइट्स इक्वली विद दी अदर्स। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट्स पर, ना किसी सिविल सोसाइटी पर, ना किसी एनजीओ पर, बट स्टेट गवर्नमेंट्स शुड इंश्योर दैट एवरी पीपल शुड हैव दी एक्सेसिबिलिटी जो कि बाकी लोगों को मिल रही है। ये क्लियर है? ठीक है। तो ये कुछ 4 इनिशिएटिव हैं जो कि डिसेबल्ड लोगों की लाइफ को थोड़ा सा और इजी बनाने के लिए, डीस्टिग्मेटाइज करने के लिए डिसेबिलिटी को स्टार्ट किए गए हैं बाय दी स्टेट गवर्नमेंट्स या फिर बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट्स, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो करंट में चीज़ है वो तो आपने देखनी ही है कि एक्चुअली चल क्या रहा है दुनिया में। चलो नेक्स्ट करेंगे हम लोग ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021। जब भी कोई न्यूज़ आती है इंडेक्स की, आप लोगों को पता होता है कि हमें करना क्या है। सबसे पहली बात, ये किसने रिलीज किया है? इट इज़ रिलीज्ड बाय द हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, और ये पहली ऐसी पॉलिसी है जो कि अभी रिसेंटली रिलीज की गई है। ठीक है। तो एक तो ये नाम आप ध्यान में रखेंगे, और ये नेक्स्ट है कि ये कौन सा कंसोर्टियम है जो कि पूरे वर्ल्ड में, इट इज़ अ ग्लोबल कंसोर्टियम, ग्लोबल ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स
एमिंग टू चैलेंज द ग्लोबल वॉर ऑन ड्रग्स, कि बेसिकली जो ड्रग अब्यूज़ है उसको रोका जा सके। और क्योंकि जो इंडिया है वो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट के बीच में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग्स की अवेलेबिलिटी रहती है ना, खास करके आपका ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, है ना। तो इसी वजह से क्या है, आपका जो डिफरेंट कंसोर्टियम्स हैं वो ये बताते हैं कि प्रॉपर इंडिया में या पूरे टोटल 30 कंट्रीज़ में जो ड्रग पॉलिसीज़ बनी हैं वो कितनी इफ़ेक्टिव हैं और वो इम्प्लीमेंट अच्छे से हो भी रही हैं कि नहीं हो रही है ना। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। अगर हम इसमें पूरा टोटल ओवरऑल देखें तो फर्स्ट 5 कंट्रीज़ हैं आपकी नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड पोर्तुगल। देखो जो पहली 3 हैं वो तो आपको याद करनी ही चाहिए, और जो बॉटम 2 हैं, बॉटम 3 हैं, वो भी आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि प्री में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स। पहला स्टेटमेंट होगा कि नॉर्वे हैज़ टॉप्ड द इंडेक्स, या फिर ब्राज़ील हैज़ द लोएस्ट रैंक इन द इंडेक्स। तो ये चीज़ें जो है वो आती हैं इस तरीके से। तो पहली 3 कंट्रीज़ नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड पोर्चुगल आप ध्यान में रखेंगे, और जो लोएस्ट है वो 29 और 30 युगांडा एंड ब्राज़ील। तो ये तो दो हो गए, और साथ में इंडिया का रैंक कितना है, टोटल 18 रैंक, और स्कोर कितना है 46, ये भी ज़रूरी है। 46 मार्क्स आए हैं टोटल आउट ऑफ 100। इसका मतलब इंडिया में ड्रग पॉलिसीज़ की इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, वो भी अभी देख लेते हैं हल्का सा। अगर हम इस इंडेक्स को देख रहे हैं तो इस इंडेक्स में पहली बात तो ये 5 पैरामीटर्स पर काम करता है, 5 डायमेंशंस को ये स्टडी करता है, जिसमें फर्स्ट है आपकी प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस रिस्पॉन्स। इंडिया में अगर कोई पर्सन ड्रग लेता हुआ पाया जाता है तो उसके अगेंस्ट जो क्रिमिनल रिस्पॉन्स है वो किस तरीके से एक्सट्रीम में लिया जाता है या फिर बहुत नॉर्मली लिया जाता है। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी है ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस रिस्पॉन्स रिगार्डिंग द ड्रग अब्यूज़, उसके बेसिस पर ये कंट्रीज़ को रैंक देगा ये। हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन, उन ड्रग पॉलिसीज़ की वजह से इंडिया में कितना ज़्यादा रिडक्शन हुआ है इन दी हार्म विच इज़ बाय द ड्रग अब्यूज़, उसके बेसिस पर इंडिया को रैंक मिलेगा। एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीम सेंटेंसिंग एंड रिस्पॉन्सेज, अगर ड्रग पॉलिसीज़ में जो है एक्सट्रीम इंस्टांसेस को हटा दिया जाए, एक्सट्रीम पनिशमेंट्स को अगर हटा दिया जाए, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ इफेक्टिवनेस आती है इन इम्प्लीमेंटिंग दी पॉलिसीज़। तो अगर ये चीज़ है, अगर ये आपने करी है, तो अल्टीमेटली आपका रैंक इम्प्रूव होगा। एंड नेक्स्ट इज़ दी अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू कंट्रोल्ड मेडिसिन, ऐसे ड्रग्स जो कि मेडिसिन्स में भी यूज़ होते हैं। तो कई बार जो है लोग अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से जो है ड्रग कंज्यूम करते हैं, तो वो जो कंट्रोल्ड प्रिस्क्रिप्शन है वो कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है, उसके बेसिस पर रैंक मिलेगा। एंड लास्ट इज़ द डेवलपमेंट, कि ड्रग पॉलिसीज़ की वजह से पूरा जो ऑल ओवर इंडिया है या ऑल ओवर कंट्री है, वहाँ पर कितना लेवल ऑफ डेवलपमेंट हम लोग कर पाए हैं। तो ये 5 जो पैरामीटर्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स वर नॉट इंक्लूडेड अंडर द ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, है ना। तो ये 5 ध्यान रखेंगे। पहला है प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ क्रिमिनल जस्टिस रिस्पॉन्स, हेल्थ एंड हार्म रिडक्शंस, एब्सेंस ऑफ एक्सट्रीम सेंटेंसिंग एंड रिस्पॉन्सेज, डेवलपमेंट एंड अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू दी कंट्रोल्ड मेडिसिन्स। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अगर हम इस इंडेक्स की बात कर ही रहे हैं तो ये जो है बेसिकली एक ऐसा इवैल्यूएशन मैकेनिज्म है ना, एक ऐसा इवैल्यूएशन मैकेनिज्म है जो कि सभी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट को अकाउंटेबल घोषित करता है कि आपने पॉलिसी बना तो दी, बट अब इम्प्लीमेंट की जब बात हो रही है, क्या आप उसको इफेक्टिव तरीके से कर पाए हैं कि नहीं कर पाए हैं, है ना। तो ये बेसिक ऐसा इंडेक्स है जो कि पहली बार इस तरीके से लॉन्च किया गया है, और साथ में ये बताता है कि जो यूएन का प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, हेल्थ एंड डेवलपमेंट है, उसके साथ ये कितना ज़्यादा अलाइंड पॉलिसीज़ हैं, कि आपने जब पॉलिसी बनाई है तो क्या आपने यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, क्या इनको ध्यान में रखा है कि नहीं रखा है, और अगर ध्यान में रखा है तो किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये भी हम लोग देखेंगे, ये भी हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, मेजर करेंगे।
ठीक है, तो ये हल्का सा इंडेक्स का कुछ बेसिक से स्पेसिफिकेशंस हैं, ये आप देख लेंगे। डायमेंशंस इंपॉर्टेंट हैं। अब अगर हम इसकी फाइंडिंग्स की बात करें तो एक फाइंडिंग है आपकी ग्लोबल फाइंडिंग और एक है आपकी स्पेसिफिकली पर्टिकुलर टू इंडिया। अगर हम ग्लोबल फाइंडिंग की बात करें एवरेज तौर पे टोटल 30 कंट्रीज को मिला के, तो टोटल एवरेज स्कोर है 48 आउट ऑफ 100। मतलब पूरे वर्ल्ड में जो है अच्छे तरीके से पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है फॉर प्रिवेंटिंग द ड्रग अब्यूज। एक तो ये चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है। और जो ये भी कह रहा है कि जो सिविल सोसाइटीज़ एक्सपर्ट्स हैं उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब जो भी ड्रग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में सिविल सोसाइटी का रोल है, एनजीओज़ का रोल है, वो हर कंट्री टू कंट्री वैरी कर रहा है। और ये वेरी ज़्यादा कर रहा है इन दी डेवलप्ड कंट्री जो कि टॉप में आई है ना। ऐसा माना जा रहा है कि जो टोटल टॉप 3 कंट्रीज हैं, है ना, दे हैव दी स्कोरिंग 3 टाइम्स एज मच एज द लोएस्ट रैंकिंग 5 कंट्रीज। ये जो इनइक्वालिटी है बिटवीन द कंट्रीज ये भी बहुत ज़्यादा है। नॉर्वे बहुत ज़्यादा आगे है एज़ कम्पेयर टू ब्राज़ील एंड युगांडा। अगर हम नॉर्वे की बात करें तो 71 उसका रैंक है, 71 स्कोर है आउट ऑफ 100, फर्स्ट रैंक है। और जो ब्राज़ील है उसका 20s में है। तो बहुत ज़्यादा जो है इनइक्वालिटी है बिटवीन द कंट्रीज़। एक तो ये इसने बताया है इनइक्वालिटी का। ये जो मीडियन स्कोर है वो है 48 आपका। और जो बेसिकली और जो डिस्पैरिटीज़ हैं वो यही हैं कि जो आपका खास करके ऐसे लोग जो कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, फॉर एग्जांपल विमेन, ट्राइबल, शेड्यूल्ड कास्ट या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो ये सारे जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रोन हैं फॉर द ड्रग अब्यूज़। और इसमें भी जो चीज़ें हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एथनिसिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, इन बेसिस पर जो भी पर्सन मार्जिनलाइज्ड है वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग अब्यूज़ से प्रोन है। ये बेसिकली रिपोर्ट ये बताती है ना। एंड दीज आर वाइड डिस्पैरिटीज बिटवीन स्टेट पॉलिसीज एंड हाउ दे आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द ग्राउंड। सबसे इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ये कि जो पॉलिसीज आपने बनाई हैं उन पॉलिसीज को आपने उसी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया है, एंड दैट इज़ वाई वी आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट्स। ये चीज़ क्लियर है अपने को। तो बेसिक जो फाइंडिंग्स हैं ये आपको ध्यान में रखना है कि क्या मेजरली ओवरऑल इस इंडेक्स ने बोला है ग्लोबल लेवल पर। और अगर हम इंडिया के रिगार्डिंग बात करें तो इंडिया का जो रैंक है दैट इज़ 18 आउट ऑफ 30 कंट्रीज विद द स्कोर ऑफ 46 आउट ऑफ 100। इसमें बेसिकली आपका जो पैरामीटर वाइज है वो भी रैंक दिया हुआ है। अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी लेवल में अब जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनालिटिकल आ रहे हैं। तो इन रैंक्स को भी आपको मेरे हिसाब से याद करना चाहिए ताकि कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जहाँ पर ये चीज़ें आ जाएं और आप सोचो कि काश उस टाइम पे याद कर लेते। तो अगर अभी मौका है, टॉपिक्स भी कम हैं, तो आप इनको याद कर लेना, क्योंकि लास्ट में आते आते फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्सड अप हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा फैक्ट्स आप लोग याद नहीं कर पाएंगे। तो तरीका यही है कि पूरे साल जो है चीज़ें आप पढ़ो और साथ में उनको याद करते चलो। ऐसा ना हो कि आपने बस एक रीडिंग मार ली और बाद में आप याद करेंगे जब पेपर पास आ जाएगा। ये अप्रोच तो बहुत ही गलत है। अप्रोच वही होनी चाहिए जो आपने पढ़ लिया वो आपको याद होना चाहिए। तो अगर हम इन रैंक्स की बात करें इन पैरामीटर वाइज, तो जो एक्सट्रीम सेंटेंसिंग वाला था उसमें 63 स्कोर है इंडिया का। इसका मतलब इंडिया में ज़्यादा अमाउंट ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ हैं। अगर कोई भी पर्सन ड्रग लेता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ एक्सट्रीम हम लोग स्टेप्स लेते हैं। तो ये पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन है। हेल्थ एंड हार्म रिडक्शन पॉलिसी की वजह से इंडिया में हार्म कितना रिड्यूस हो पाया है, उसमें सिर्फ 49 है, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा और काम करने की ज़रूरत है। क्रिमिनल जस्टिस रिस्पॉन्स की प्रोपोर्शनैलिटी का है आपका टोटल स्कोर 38, मतलब जितना बड़ा गुनाह होता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ी सज़ा होती है। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो मेंटेन्ड नहीं है, इसीलिए जो स्कोर है वो कम है इंडिया का, है ना। या उल्टा भी हो सकता है कि गुनाह बहुत ज़्यादा बड़ा था, सज़ा बहुत छोटी थी। तो ये भी चीज़ें जो हैं रिगार्डिंग द ड्रग अब्यूज़ हम ध्यान रखेंगे। और जिसमें हम इंटरनेशनली कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस की एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी देखते हैं, कंट्रोल्ड मेडिसिन वाली, उसमें आपका 33 सबसे कम रैंक है, इसमें सबसे कम स्कोर है इसमें।
इसका मतलब जो कंट्रोल्ड मेडिसिन हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड जो मेडिसिन हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर रैंक भी आपका जो स्कोर है आपका वो कम आया है। तो ये आप याद कर सकते हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। एक बार देख लेना, 2-3 बार अगर आप इसको देखोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है ये, है ना, याद हो जाएंगी इफ़ यू रिवाइज इट रेगुलरली। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है ये टॉपिक कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है प्री में और क्या क्या आपको याद करना है। नेक्स्ट है आपका हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। न्यूज़ में क्यों था, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि दिस एक्ट वुड बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 15 जनवरी 2022, इसलिए न्यूज़ में था। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द बेसिक प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट कहता है कि ऐसे इंडस्ट्रीज, ऐसी फर्म्स जो कि 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रखती हैं, और उन एम्प्लॉयज़ में ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी जो सैलरी है लेस देन 30,000 है, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ में टोटल 75% वो एम्प्लॉयज़ होने चाहिए विच आर फ्रॉम दी हरियाणा स्टेट, है ना। इसका मतलब जो लोकल्स हैं उनके लिए आपने जो अपॉर्चुनिटीज़ खोल दी हैं कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 30,000 से कम है, ऐसे एम्प्लॉयज़ में टोटल 75% ऐसे लोग होंगे जिनके पास हरियाणा स्टेट का डोमिसाइल होगा। ये अपने को क्लियर है, ये बेसिक प्रोविजन है, ये ही पूरा आपके इस एक्ट का क्रक्स भी है ना। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसमें ये जो लॉ है दैट वुड बी एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ऐसा नहीं होगा कि भाई लाइफ टाइम के लिए चलता चला जाएगा। 10 साल में देखेंगे कि क्या हमने जब ये एक्ट इम्प्लीमेंट किया उससे जो हम लोग चाह रहे थे रिजल्ट लेकर आना, क्या वो हम अचीव कर पाए कि ये बैकफायर कर गया, है ना। कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं, हम सोचते तो हैं कि ठीक हो जाएंगी बट वो बिल्कुल ही उल्टी हो जाती है। तो ऐसे ही लॉज भी होते हैं। तो ये सिर्फ 10 ईयर्स के लिए है, पूरा लाइफ टाइम के लिए नहीं है। और इसमें जो रिलैक्सेशन है वो भी कर दी गई है कि ऐसा पर्सन जो कि 5 साल से हरियाणा में रह रहा है दैट पर्सन कैन हैव द हरियाणा स्टेट डोमिसाइल। पहले जो रिक्वायरमेंट थी दैट वाज ऑफ 15 ईयर्स कि फॉर अ पर्सन टू गेट ए बोनाफाइड रेजिडेंट सर्टिफिकेट। आप 5 साल अगर रह रहे हैं हरियाणा में तो यू कैन हैव दी सर्टिफिकेट ऑफ हरियाणा स्टेट डोमिसाइल, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले 15 थी अब 5 हो गई है। और ये सभी एम्प्लॉयर्स के लिए मैंडेटरी है कि उनको एक डेजिग्नेटेड पोर्टल पर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कि उनके यहाँ पर इतनी वैकेंसीज थी, इन पर्सन्स को हम लोगों ने रिक्रूट किया, इनकी सैलरीज इतनी है, और इस 30,000 से नीचे वालों में 75% हम लोगों ने हरियाणा के लोग ही लिए हैं, है ना। तो ये जो पोर्टल बनाया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ पर हर तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। पहली चीज़ ये। एंड लास्ट में अगर कोई भी इस एक्ट का प्रोविजन आप वायलेट करते हैं दैट इज़ दी पनिशेबल ऑफेंस, चाहे आपको फाइन भरना हो चाहे आपको जेल इम्प्रिजनमेंट देनी हो, तो दैट वुड बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू दी क्राइम। बट कहने का मकसद ये है कि पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा ऑफ एनी वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के आपने बेसिक प्रोविजंस देख लिए, आपने हल्के से इसकी हल्की सी स्पेसिफिकेशंस देख ली। अब देखते हैं कि व्हाट आर दी कंसर्न्स, कि कई सारे ऐसे स्टेट्स हैं, चाहे झारखंड हो गया चाहे आंध्र प्रदेश हो गया, कई सारे स्टेट्स हैं जो कि ऐसे ऐसे लॉज लेकर आ रहे हैं कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उन्हीं को आप जॉब्स दो। बट लॉन्ग टर्म में क्या ये चीज़ें सही होंगी या गलत होंगी, इसकी भी कुछ कंसर्न्स हैं, है ना। होता क्या है, कई बार जो कंपनीज हैं ऐसे लोगों को हायर करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिटोक्रेसी। जिसके पास स्किल है, जिसके पास मेरिट है, उसको ही वो लोग एम्प्लॉय करते हैं। उसका रेजिडेंट सर्टिफिकेट तो वो नहीं मांगते कि आप हरियाणा से हैं या आप पंजाब से हैं। तो अगर आपने इस कंडीशन मैंडेटरी कर दी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लोग ही रखने हैं, द हरियाणवीज मे नॉट हैव द स्किल्ड कैपेसिटीज, तो वो जो कंपनीज हैं उनको तो लॉस हो जाएगा। तो कंपनीज क्या करती हैं, अपनी जो पूरा ऑफिसेज हैं वो उठाकर किसी और स्टेट में ले जाती हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ हरियाणवीज को ही हमें एम्प्लॉयमेंट देनी होगी, तो आप क्या करो, आप उत्तराखंड में चले जाओ, यहाँ पर आपको कोई ऐसी लिमिटेशंस ही नहीं है कि आपको सिर्फ उत्तराखंडी लोग ही रखने हैं, है ना। तो दैट कैन ट्रिगर एन एक्सोडस ऑफ लार्ज डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल इन्वेस्टर्स
which mainly rely on the high skilled man power। तो इंडस्ट्रीज के चले जाने का खतरा बहुत ज़्यादा है लॉन्ग टर्म में, बिकॉज अगर उस स्टेट में स्किल्ड मैन पावर नहीं है तो फिर अल्टीमेटली जो लॉ है वो बैकफायर कर जाएगा। कोशिश क्या करनी है आपको, साथ में ये लॉ भी ले आए और साथ में अपने स्टेट के जो लोग हैं उनकी जो स्किल्ड कैपेसिटीज़ हैं उसको भी आपने एनहांस कर दिया। दोनों चीज़ें जब साथ साथ चलेंगी तो ही ये लॉ आपने जो बनाया है दैट वुड बी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। एक तो ये चीज़, दूसरी कंसर्न्स क्या हो सकती हैं कि जब जो इंडस्ट्रीज हरियाणा से किसी और स्टेट में चली जाएंगी तो जो कंपनीज हैं बेसिकली टैक्स पे करती हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देती हैं, तो अल्टीमेटली अगर कंपनी ही पूरी की पूरी किसी और स्टेट में चली गई तो जो हरियाणा का एज द इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, टैक्स आना कम हो जाएगा गवर्नमेंट को, और अगर टैक्स आना कम हो गया, रेवेन्यू कम हो गया, तो जो एक्सपेंडिचर है ऑन द डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स वो भी कम हो जाएगा। तो जो एक इकोनॉमिक स्टेटस है पूरे स्टेट का वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर जाएगा, है ना। तो दिस इज द इकोनॉमिक कॉम्प्रोमाइज फॉर द हरियाणा। नेक्स्ट है आपका कि यस इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताता है आर्टिकल 19 के तहत आप किसी भी एरिया में जा सकते हैं, किसी भी एरिया में आप रिजाइड कर सकते हैं, किसी भी जगह जाकर आप काम कर सकते हैं। तो अगर आप ये बेसिकली लॉज लेकर आ जाते हैं कि सिर्फ इसी स्टेट के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो अल्टीमेटली ये अगेंस्ट है द एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो कि आपको थोड़ा सा देखना है बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी काइंड ऑफ लॉज ऑफ दिस काइंड। बट साथ में ये भी है कि ऐसे जो लॉज हैं वो हम लोग लेकर आते क्यों हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड सच लेजिस्लेशंस। पहली बात तो वोट बैंक पॉलिटिक्स, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने बेसिकली अल्टीमेटली वोट करना है, उन्हीं के एरिया में जो लोग रह रहे हैं अगर वो एम्प्लॉयड होंगे, सेटिस्फाइड होंगे पॉलिसी से गवर्नमेंट की, तो उसी गवर्नमेंट को वोट देंगे। तो ये भी एक रीज़न होता है। सेकंड रीज़न है आपका इकोनॉमिक स्लगिशनेस। कई बार जो बाहर के लोग हैं वो आकर इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, है ना, तो जो पूरे के पूरे रेमिटेंसेज हैं वो किसी और स्टेट में चले जाते हैं, तो उससे हरियाणा को इस तरीके से या किसी पर्टिकुलर स्टेट को फ़ायदा नहीं पहुंचता। तो अगर आपको इकोनॉमिक कंडीशंस इंप्रूव करनी है तो वहीं पर रहने वाले लोगों को आपको जॉब प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो लोग उसी स्टेट में रहकर चीज़ें खर्च कर सकें और जो इकोनॉमी है वो स्टेट की चलती रहे। सेकेंड चीज़ ये। थर्ड है आपका इंक्रीज्ड इनकम्स एंड टैलेंट्स, कि कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर एजुकेशन बहुत ज़्यादा अब इम्प्रूव कर गई है, लोगों में स्किल आ गई है, लोगों में टैलेंट्स हैं, तो अगर उन टैलेंट्स की बेसिस पर उनको जॉब नहीं मिलती है, कोई बाहर का आके पर्सन वो जॉब ले जाता है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि यहाँ के लोगों को जॉब मिले, बिकॉज पीपल आर नाउ टैलेंटेड एंड स्किल्ड इन दिस स्टेट ऑल्सो। और क्योंकि हमें उनको बचाना है किसी और जगह पर वो ना चले जाएं, ना फॉरेन ना चले जाएं या फिर किसी और स्टेट में जाकर ना काम करें, तो जो उस स्टेट का बेसिकली ब्रेन है वो उसी स्टेट में रहे। तो वो कैसे रहेगा जब आप उनको काम करने के लिए कोई चीज़ देंगे। एंड लास्ट में इट इज़ द प्री कंडीशन फॉर लैंड एक्विजिशन। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें या फिर ऐसे स्टेट की बात करें जो कि मेनली एग्रीकल्चर स्टेट है, तो वहाँ पर अगर इंडस्ट्रीज़ लगानी है तो मेनली जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो कई बार वो एक्वायर करनी पड़ जाती है। तो जो फार्मर है वो अपनी लैंड को बेचता है फॉर इस्टेब्लिशिंग द इंडस्ट्री। तो ये कंडीशन रख देते हैं कि अगर यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी तो यहाँ के ही जो बच्चे हैं, यहाँ के ही जो लोग हैं, उनको आप एम्प्लॉयमेंट देंगे एज कम्पेयर टू किसी और एरिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, है ना। तो दैट कैन बी प्री कंडीशन। तो कई बार कोई जो रीज़न है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, कई बार कुछ रीज़न कम डोमिनेटिंग होते हैं, तो दैट डिपेंड्स, बट रीजंस यही होते हैं, ठीक है। तो कोई भी अगर एक्ट ऐसा आता है तो आपने एक्ट के सिर्फ प्रोविजन नहीं पढ़ने हैं, साथ में उस एक्ट के पीछे की बेसिक हिस्ट्री, क्या आगे चीज़ें हो सकती हैं, व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, है ना। वे फॉरवर्ड क्या है कि आप अपने स्टेट में लोगों की स्किल्स बढ़ाओ ताकि वो लोग बाहर के लोगों से कम्पीट कर सके और आपको लॉन्ग टर्म में ऐसे एक्ट्स लेकर आने की जरूरत ही ना पड़े, बिकॉज वी आर नाउ मोर स्किल्ड एंड टैलेंटेड देन द अदर पीपल्स, है ना। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है, दैट कैन बी द वे फॉरवर्ड। चलो, तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है द करंट अफेयर सीरीज ऑफ वीक ऑफ सोशल इश्यूज। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी है, कोई भी डाउट है, तो यू कैन कमेंट, यू कैन मैसेज CBL, यू कैन कॉल CBL, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।